हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ईएमआरएस और DSSB की क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हम कवर कर रहे हैं जी। 5th क्लास है ये। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी लेट क्लासेस आ रही हैं, तो बीच में दिवाली भी आ गई थी और उसके साथ साथ हम फोकसिंग कि आप लोगों के नोट्स जल्दी कंप्लीट हो जाएं। सो क्वेश्चन कंपाइलेशन पे फोकस है कि जो पिछले साल में बहुत सारे सालों में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जहां भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको क्वेश्चंस मिल जाएं कि आप प्रैक्टिस कर पाएं, ठीक है। ताकि जितना भी मटेरियल मैं प्रोवाइड करूं, बिकॉज लिमिटेड प्रोवाइड करने की कोशिश है, बिकॉज कम और बार बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अनलिमिटेड तो आपको मटेरियल कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है लिमिटेड हो, जैसे हमने आरआरबी के लिए किया था वैसी ही कोशिश इसमें है। अराउंड 500 तक क्वेश्चन कंपाइल हुए हैं अभी अभी और भी होने हैं। DSSB के क्वेश्चंस जो पिछले सालों के वो भी एक बच्चे ने भेजे हैं, वो भी बचे हुए हैं ऐड करने। सो टाइम लगेगा थोड़ा सा। आई थिंक 1 नवंबर लास्ट होगा कि 1 नवंबर से आपके नोट्स आउट हो जाएंगे ईएमआरएस से रिलेटेड। ओके, DSSB में ऑब्वियस सी बात है अभी डेट भी नहीं आई है और भी बहुत सारी क्लासेस आएंगी DSSB के लिए फर्दर ईएमआरएस के बाद। सो वो क्लासेस की जो है और ज्यादा कंपाइलेशन की जरूरत है, बिकॉज वहां 100 मार्क्स भी हैं, ठीक है। तो वहां 100 मार्क्स है, बट ईएमआरएस में आपके 50-60 मार्क्स हैं, तो वो आपके कवर हो जाएंगे इन क्लासेस से। आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये 5th क्लास है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पे इनकलकेट लर्निंग के चैनल पे कंप्लीटली फ्री आपको मिल जाएंगे। आप नोट्स कैसे लोगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, बट अभी के लिए आप इन क्लासेस पे फोकस करो। कोई टेलीग्राम चैनल या कोई भी पेड बैच जो है मैं वो प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको सारी क्लासेस कंप्लीटली फ्री यहीं पर मिलेंगी और आपके एग्जाम से काफी टाइम पहले ही आपका सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। ओके, पिछली क्लास में हमने लर्निंग की डेवलपमेंट की कुछ थियोरीज की बात की थी। मैंने बाद में रियलाइज किया कि उसमें इंसाइटफुल लर्निंग की थियोरी नाम तो था, बट आगे एक्सप्लेनेशन में इंक्लूडेड नहीं थी। सो इंसाइटफुल थियोरी में बस इतना सा जानना आपको जरूरत है, इंसाइट, कि एकदम से जो है आपको कुछ वो होता है ना, ज्ञान प्राप्त हो गया सडनली। सो वो चीज क्या होती है, वो आहा मोमेंट बोलते हैं उसको, या फिर आई हैव फाउंड इट, यस मिल गई वो चीज, या एकदम से सडनली आपको कोई आइडिया आ जाना किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो इनसाइट में सडननेस होती है, ठीक है, कि वो सडनली आपको पता चल गया। जैसे हमने ट्रायल एंड एरर में क्या किया था, बार बार करके आप देखते हो, अगर हो रही है नहीं हो रही है तो दूसरे तरीके से करते हो, राइट। सो वो चीजें, वो ट्रायल एंड एरर। ये इनसाइटफुल लर्निंग में इनसाइट होगी, एकदम से आपको जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा सडनली, और वो आपको जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, इनसाइट जो है वो आपके परसेप्शन को भी चेंज करेगी। कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी एज, इंटेलिजेंस, ऑब्वियस सी बात है वो सारी चीजें एक रोल प्ले करती हैं, ठीक है। सो वो चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल एक जिस्ट आपको पता हो इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ लिखा हुआ है तो आप वो भी देख सकते हो। देन दो कॉन्सेप्ट है जी, एक मैच्योरेशन का, एक लर्निंग का, ठीक है। हमने लर्निंग की बात की थी जब हमने लर्निंग थियरीज की थी, उससे जस्ट पहले एक स्लाइड में लर्निंग की बात की, लर्निंग कर्व की भी बात की थी। सो कई बार मैच्योरेशन और लर्निंग में कंफ्यूजन हो जाता है कि इनका मतलब क्या है। सो वो जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे आप देखेंगे ईएमआरएस के पहले ही क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया था कि कौन सी चीज लर्निंग से रिलेटेड है या कौन सी चीज जो है वो बच्चा नहीं करेगा, ऐसा कुछ था, ठीक है। सो वो इमिटेट करके सीखेगा, ऑब्जर्व करके सीखेगा, बट मैच्योरेशन उसमें हमने आंसर किया था, राइट। तो मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन की यूनिकनेस और स्पेसिफिसिटी यही है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह आता है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है। ओके, ए जेसल जो है उन्होंने इस टर्म को यूज किया था चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में। चेंज ब्रॉट आउट बाय जो आपका मैच्योरेशन, वो रिजल्ट है आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स का, ठीक है। यानी कि ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट रहेगा कि आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी एक्सपीरियंस आपको हुआ है, उनका फर्क नहीं पड़ेगा मैच्योरेशन पे। आप जिस लेवल पे मैच्योर होंगे या चीजें होंगी, वो मैच्योर होना जो है वो आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स का अनफोल्ड होना है एक तरीके से। कभी कभी आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि अरे ये तो 10 साल का बच्चा है लेकिन बहुत मैच्योर है और बहुत मैच्योर वाली बातें करता है। कभी कभी आप 20 साल के बच्चे को देखेंगे कि हाँ मैच्योर हो गया, अब तो बहुत समझदारी वाली बातें करते। तो वो मैच्योर जो है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर इन अनफोल्डिंग एंड राइपनिंग ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स।
ठीक है। सो ये एक तरीके से जो आप इनहेरिट करके आते हो, जो जेनेटिक ट्रेट्स आपकी हैं, वहां से जो अनफोल्ड होती हैं चीजें, वहां से जिसमें वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले प्रोसेस में जो चीज आती है वो मैच्योरेशन है। और मैच्योरेशन जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है, यानी कि मैच्योरेशन आप जो है एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट के बेस पे नहीं करते हो। ओके, मैक वॉच ने जो है उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी maturation includes any change with age in the conditions or learning which depends primarily upon organic growth factor। तो primarily वो organic growth factor यानी inherited factors के ऊपर डिपेंड करेगा, rather than जो आपकी prior practice या experience है उसकी बजाय। ओके, तो तीन टर्म्स हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन है। ग्रोथ मतलब साइज में इंक्रीज होना या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना, सॉर्ट ऑफ क्वांटिटेटिव लेवल पे इंप्रूवमेंट होना। ओके, ये उस पे बेस नहीं है कि इंसान ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। ओके, मैच्योरेशन जो है वो प्राइमरीली रिवील कर रहा है या अनफोल्ड कर रहा है जेनेटिकली एंडोड फिजिकल कैपेसिटीज को। ओके, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये कली खिल रही है, तो वो जो कली खिल के फ्लावर में टर्न हो रही है, वो मैच्योरेशन प्रोसेस जो है वो उसका फुल पोटेंशियल बाहर लेके आ रहा है, वो किसी स्पेशल ट्रेनिंग या एनवायरमेंट की वजह से नहीं हो रही है। ओके, डेवलपमेंट क्या हो गया, जो प्रोग्रेसिव सीरीज है ऑर्डर में मेजरली जो क्वालिटेटिव चेंजेस आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंजेस जो होंगे वो भी डायरेक्शन देंगे मैच्योरेशन की तरफ, बट अल्टीमेटली मैच्योरेशन जो है वो क्या चीज दिखा रहा है कि जो जेनेटिकली एंडोव्ड चीजें थी, जो जेनेटिकली ट्रेट्स थे आपके, वो फुल पोटेंशियल में जब बाहर निकल के आते हैं वो मैच्योरेशन है। ओके, सो मैच्योरेशन और लर्निंग में आपको फर्क पता होना चाहिए। मैच्योरेशन ब्रॉट आउट बाय द नेचुरल प्रोसेस, प्लीज ये वर्ड याद रखिएगा। ओके, लर्निंग क्या है, जो आप एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के थ्रू चीजें सीखते हो, जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज आपके बिहेवियर में आता है, दैट इज लर्निंग। ओके, लर्निंग में क्या होगा, जो चेंजेस हैं वो आपके रिलेटिवली एंड्योरिंग है। ठीक है, दीज कैन बी अनडन। अगर आप अनकॉन्शियस रहेंगे या कॉन्शियसली आप कोई चीज नहीं याद रखना चाह रहे तो वो चीज हो सकती है, तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एफर्ट से इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हो। बट मैच्योरेशन का प्रोसेस जो एक बार हो गया, दैट इज इरिवर्सिबल, आप इसको अनडन नहीं कर सकते, जो चीज हो गई वो हो गई। ओके, मैच्योरेशन इज गवर्न थ्रू वंस जेनेटिक एंडाउमेंट। आप देखोगे कि घूम फिर के हम बात जेनेटिक एंडाउमेंट पे, जो उसका पोटेंशियल है नेचुरली जो बाहर आ रहा है उसके ऊपर फोकस करेंगे और इरिवर्सिबल होगा। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई भी आपकी जो एक्टिविटी हो रही है या जो आपका एक्सपीरियंस है या जो आपका एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। Okay, so maturation is independent of that, but learning is totally dependent on experience और training, जो आपके बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज ला रहे हैं। लर्निंग कैसे होगी, ये तो हमने बोल दिया जेनेटिकली हो गया मैच्योरेशन, बट लर्निंग जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज एक एनवायरमेंट में प्रोवाइड की जाएंगी वो चीज है, इसमें कुछ हेरिडिटी वाली चीज आएगी नहीं। ओके, तो एग्जैक्ट अलग है ये दोनों चीजें। कई बार आप सोच लेते हो, अगर आपने मैच्योरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, जब इंसान एक्सपीरियंस्ड होगा तब मैच्योर होगा, बट नहीं, वो चीज है कि ठीक है आप एक्सपीरियंस को जोड़ रहे हो, बट इट इज एन फैक्टर ऑफ एज। तो वो चीज इट इज अ फैक्टर ऑफ एज, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जेनेटिकली जब आपके अंदर की चीजें बिल्कुल फुल पोटेंशियल बाहर आ रहा है उसको हम मैच्योरेशन बोल रहे हैं। ओके, मैच्योरेशन ऑब्वियस सी बात है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। जैसे ही मैच्योरिटी आएगी अडल्टहुड के टाइम पे आप जो है फुल जो आपका जो पोटेंशियल है वो बाहर आ जाएगा, सो वो मैच्योरेशन हो जाएगा, तो वहां मैच्योरिटी का जो प्रोसेस है या मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट लर्निंग तो हम सीखते हैं बहुत ज्यादा, सो लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक बुजुर्ग भी सीख सकता है, एक बच्चा भी सीख सकता है। ठीक है, तो ये नहीं रुकेगा जी, ये वूम्ब टू टूम्ब वाली चीज होगी, जैसे हम डेवलपमेंट में और लर्निंग में दोनों में बात करते हैं। लर्निंग कैनॉट हैपन इन ऑल द सिचुएशंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशन सेम वे में नहीं हो सकती है। अगर आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन सिचुएशंस अलग हैं तो लर्निंग भी अलग होगी, बट मैच्योरेशन तो क्वाइट नेचुरल और स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा आपकी फेवरेबल कंडीशंस हैं अनफेवरेबल हैं क्या चीजें हैं वो नहीं फर्क पड़ेगा, ये जैसे होना है वैसे ही होगा। ओके, मोटिवेशन या जो इंटरेस्ट है, अटेंशन दे रहे हो आप किसी चीज के लिए, उसमें मैच्योरेशन का कोई मतलब मैच्योरेशन के प्रोसेस में ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इट्स लाइक आपका इंटरेस्ट है, आप अटेंशन दे रहे हो, आप मोटिवेटेड हो तो आप जल्दी सीखोगे। सो लर्निंग के प्रोसेस में वो चीज रोल प्ले करेगी, बट मोटिवेशन या इंटरेस्ट या अटेंशन देना ये चीजें मैच्योर होने के प्रोसेस में कोई रोल प्ले नहीं करेगी।
ओके, अगेन बात वही है कि आपका एनवायरमेंट, आपकी अपॉर्चुनिटीज रोल प्ले नहीं करेंगी मैच्योरेशन में। मैच्योरेशन डिपेंडेंट नहीं है लर्निंग के ऊपर, लर्निंग डेफिनेटली डिपेंडेंट है मैच्योरेशन पे, क्योंकि मैच्योर जब आप हो रहे हो तो आपका पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल नेचुरली बाहर आ रहा है, तो लर्निंग में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा वो। ओके, सो लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन मैच्योरेशन, बट मैच्योरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लर्निंग। ठीक है जी। अब लर्निंग में मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम कुछ एक टाइप की लर्निंग की बात करेंगे। सो हम एक्टिव लर्निंग, इंटीग्रेटेड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और सिचुएटेड लर्निंग की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्निंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एक्टिव से नाम पता चल रहा है, अब नाम तो आपको पता है, मैं कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि जहां बच्चे इन्वॉल्व हों, ठीक है, सो जहां स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं, लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज हो रही है, वो कुछ चीजें करके सीख रहे हैं, वो एक्टिव लर्निंग है, राइट। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ मिला मुझे, ये ऑब्वियसली इग्नू वगैरह की मटेरियल में ही था, तो आप वो मतलब इट्स लाइक ट्रस्टवर्दी ऑथेंटिक मटेरियल में से था। सो बेनवेल और आइजन ने, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बात समझो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इनको कोट करते हुए इन्होंने कोट किया क्रीड को, ठीक है, 1988 की उनकी जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसको इंक्लूड किया। इन्होंने बोला कि जब भी ये पूछा जाता है कि व्हेन आस्क्ड व्हाई ही लेक्चर्स, तो वो लेक्चर क्यों देते हैं, तो एक प्रोफेसर ने ये रिस्पॉन्ड किया कि ये ट्रेडिशनल पार्ट है और ये मेरी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है। तो जब तक टीचर वो लेक्चर वाली चीज ना दे लेना, तब तक उसको फील नहीं आता कि पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं टीचर को गिल्टी फील होता है कि आई एम नॉट लेक्चरिंग, मैंने पढ़ाया नहीं है, ऐसा फील होता है, ठीक है। सो जब भी हम पढ़ाते हैं बीइंग अ टीचर, ये डिलेमा हमारे दिमाग में आता है कि जब तक आपने क्लास में खड़े होके पूरा प्रॉपर तरीके से वो लेक्चर नहीं दिया, दैट मीन्स आपने पढ़ाया ही नहीं, वो फीलिंग आती है। तो जब भी हम एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं, तो हम ऐसे ऑप्शनल अप्रोचेस की बात करते हैं, तो मैक्सिमम टीचर्स जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब बच्चों को इन्वॉल्व करने की बात आती है, क्योंकि उनको ये फील होता है कि एक्टिव लर्निंग तो एंटायरली डिफरेंट अप्रोच है और हम इन्वॉल्व क्या कैसे ही करेंगे, पर हमें पढ़ाना है, जो हमें सिखाया गया है हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। बट नहीं, एक्टिव लर्निंग इज कि आप इस तरीके से पढ़ाएंगे, लेक्चर तो आप देंगे बट आप उसमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे बच्चे को, रीडिंग की, राइटिंग की, डिस्कशन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिविटी, ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे रादर देन लिसनिंग, ठीक है। सो वो चीज है कि जब बच्चा सिर्फ सुने, उससे बेटर है कुछ कुछ चीजों में इन्वॉल्व रहे, वो है एक्टिव लर्निंग, ठीक है। सो ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जब तक हम पढ़ाते नहीं है बीइंग अ टीचर, वो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट रहे कि हमें पढ़ाना है, वही सिखाया गया है। सो अगर मैं सामने खड़ी होकर लेक्चर प्रोवाइड नहीं करूंगी, बताऊंगी नहीं कुछ चीजें, तो फिर मुझे फील ही नहीं आएगी, मुझे गिल्टी फील होगा कि मैंने तो पढ़ाया ही नहीं, या मैंने डिस्कशन कर दिया, या ऐसा कुछ। ओके, सो बहुत सारे टीचर्स जो हैं इन चीजों की वजह से भी, इस फीलिंग की वजह से भी एक्टिव लर्निंग वाली चीज इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। बट एक्टिव लर्निंग सिर्फ लेक्चर मेथड को मॉडिफाई ही तो कर रही है, जिसमें लर्नर को भी, लर्नर का जो एक्टिवनेस वाला एलिमेंट है वो ऐड हो रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आप लेक्चर मेथड को भी मॉडिफाई कर सकते हो कुछ एक टेक्निक्स के थ्रू जो एक्टिव लर्निंग में यूज होती है। कैसे मॉडिफाई करोगे आप पोज ले सकते हो बीच में। ऑब्वियसली आपने लेक्चर देना है, आपको पढ़ाना है, आपको तब फील आएगी कि बीइंग अ टीचर आपने पढ़ाया है, तो आप थोड़ा सा पोज ले लीजिए, ठीक है। सो ये रावे ने कोट किया कि पोजिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन को एनहेंस करती है। आप बहुत सारे इनफैक्ट ये चीज जो अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन या पोजिंग वाली है, ये कहीं ना कहीं जो आप ऑफलाइन लेक्चर्स देते हैं ना, उसकी बात हो रही होती है। बिकॉज आजकल क्या होता है ऑनलाइन लेक्चर्स में, या जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, तो बच्चों को ये होता है कि हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें मिल जाए। ओके, उस चक्कर में जो एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से पोज होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से बच्चों से पूछा जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, राइट। बट जब आप ऑफलाइन की बात करेंगे, तो आप वो इमेजिन करके आप क्वेश्चंस के आंसर करेंगे कि पोज की वजह से आप टीचर ने जो बोला है वो बच्चे को समझने का और ग्रैब करने का टाइम मिलता है। ओके, सो ये जो मेथड है ड्यूरिंग लेक्चर, आप पोजिंग जो है वो 3 टाइम्स ऑफ 2 मिनट ड्यूरेशन वो यूज कर सकते हो, कि आप एटलीस्ट क्लास में होता है ना कि मान लो आपने अभी पोज लिया, तो 10-15 मिनट के बाद आप वापस से वो पोजिंग वाला प्रोसीजर कर सकते हो। तो मान लो 45 मिनट की भी क्लास है, सो 15 ये 45, सो आप 2 या 3 बार जो है आप यूज कीजिए उसको। और पोजिंग मतलब 2-1 मिनट के ड्यूरेशन के लिए आप चुप रहिए, ताकि बच्चे समझ पाए जो आपने बोला है या जो आप पूछ रहे हो, और फिर रिस्पॉन्ड कर पाए।
ओके जी, तो ये एक तरीका हो सकता है लेक्चर में ही थोड़ा सा इन्वॉल्व करने का बच्चों को। टेस्ट और क्विज हो सकते हैं जो इनफॉर्मल लेवल पे टीचर ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था वही आपसे पूछ लिया, ठीक है, वो भी आपको इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो भी लेक्चर तो हो रहा है, टीचर ने पढ़ाया है, उसको भी फील आ रही है, उसके साथ साथ उसने एक दो यूज कर ली चीजें। देन डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है कि आपने एक एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, जैसे साइंस क्लासरूम्स में होता है कि आप पहले करके दिखा रहे हो, सो वो करके दिखाना ही बच्चों को इन्वॉल्व करना हो गया, उनकी अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन बेटर हो। रिसर्चर्स भी बहुत सारे इसकी सीधा लेक्चर की बजाय कुछ एक मेथड्स अप्रोच वो सजेस्ट करते हैं, जैसे फीडबैक लेक्चर जिसमें बच्चे फीडबैक भी देंगे, गाइडेड लेक्चर टीचर गाइड कर रहा है बट बच्चे इन्वॉल्व हैं, लर्नर जनरेटेड क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सिव लेक्चर, सो लर्नर्स ने क्वेश्चन जनरेट किए हैं और अब टीचर रिस्पॉन्ड करेगा और फिर डिस्कशन होगा वो चीज। ऐसे ही एक और तरीका होता है फ्लिप्ड क्लासरूम का, ये अक्सर पूछा जाता है जो आपको पता होना चाहिए। सो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग को, इसमें कि मैं आपको पहले से ही, जैसे अभी कुछ टाइम बाद 1 नवंबर तक मान लो क्लासेस तो सारी नहीं हो पाएंगी बट मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो जिन बच्चों ने नोट्स लिए होंगे वो अगर पढ़ लेंगे उनको अच्छे से और फिर मेरी क्लासेस देखेंगे तो उनको और बेटर आइडिया होगा कि अच्छा ठीक है ये डाउट मुझे था और ये इन्होंने डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। या फिर मान लो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रही हूँ, एक तो होता है कि मैं जाऊं आप लोगों को आई एम सॉरी तबियत थोड़ी सी डाउन है, ठीक है, बट काम चल जाएगा। ओके, तो फ्लिप्ड क्लासरूम में कि ऑफलाइन क्लास में मैं गई, मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने ना कुछ एक वीडियोस बना रखी है इस टॉपिक पे, आप वो देख के सुन के आइएगा, ठीक है, या फिर मैंने आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर दी मटेरियल की कि आप ये पढ़ के आइएगा, देन वी विल डिस्कस, और आप लोगों को क्या इश्यूज आए, क्या प्रॉब्लम्स लगी, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो जो 2 लेक्चर में काम होना था कि मैं एक लेक्चर में आके आप लोगों को पढ़ाती, दूसरे लेक्चर में आके आप लोगों से प्रॉब्लम्स पूछती, वो चीज एक ही में हो गई, इससे आप भी इन्वॉल्व हुए, आपको भी चीजें आई, आपको डिस्कशन करना भी आया, आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए हो तो रीडिंग वाली चीज भी हो गई, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है जब फ्लिप्ड क्लासरूम आ जाता है। ओके, सो ट्रेडिशनल टीचिंग को थोड़ा इन्वर्ट कर देंगे, डायरेक्ट डायरेक्शन की बजाय हम क्या कर रहे हैं, पहले उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम फर्दर जो है डिस्कशन, ओके जी। देन कुछ एक स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आप प्रमोट कर सकते हो लर्निंग को, जैसे विजुअल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हो गई, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग आपने बच्चे को दे दिया, वो लिख के देखेगा, बताएगा, ऐसे लिखेगा, किसी टॉपिक पे लिखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच को यूज कर लिया, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस यूज कर ली, या कोऑपरेटिव लर्निंग का तरीका यूज कर लिया, ड्रामा जो है वो एक तरीका हो सकता है एक्टिवली इन्वॉल्व करने का, रोल प्लेइंग या साइमुलेशंस एंड गेम्स, ये तरीके हो सकते हैं बच्चों को और इन्वॉल्व करने के। अब अगर एक्टिव है तो पैसिव में क्या होगा, पैसिव में ऑब्वियस सी बात है जहां पे बच्चे सिर्फ अब्सॉर्ब कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, जो हम एक ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड की बात करते हैं वो पैसिव लर्निंग में आ जाएगा कि बच्चे सिर्फ अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्रिटिकल पेडागोजी भी बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ नॉलेज, बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने बात की थी कि बच्चा जो है वो एम्प्टी है और टीचर जो है वो फुल है, और टीचर से ही बच्चे के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी, तो टीचर एक्टिव मोड में, बच्चा पैसिव मोड में, तो सॉर्ट ऑफ पैसिव लर्निंग ही हो गया। ओके, इसी के अराउंड आपकी जो है वो पैसिव लर्निंग की चीजें रहेंगी। दूसरा कॉन्सेप्ट है जी इंटीग्रेटेड लर्निंग का, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इंटीग्रेटेड लर्निंग से इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये इंटीग्रेटेड लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट प्रॉपर एनआईओएस की क्लासेस से है, और मतलब जो नोट्स हैं मटेरियल है उससे है, और जो एनआईओएस वाला मटेरियल है उसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये इंटीग्रेटेड लर्निंग वाला आपका। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सा जो जब हम इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करते हैं तो इसमें इंटीग्रेटेड करिकुलम, इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी टीचिंग, थीमेटिक टीचिंग, सिनर्जिस्टिक टीचिंग, ये वर्ड्स कई बार आते हैं, तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। ओके, ओवरऑल इंटीग्रेटेड क्या होता है कि आप या तो सेम सब्जेक्ट में ही कुछ रिलेट करके समझा रहे हो, या आप अक्रॉस द सब्जेक्ट मैटर जा रहे हो वहां रिलेट कर रहे हो, या आप रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हो। सो वो क्या है कि होलिस्टिक वे में जब आप पढ़ा रहे हो, ओके, जो इंटरैक्टिव भी होगा, कई चीजों को इंटीग्रेट करेगा, तो उसको इंटीग्रेटेड लर्निंग बोल रहे हैं।
ओके जैसे एजुकेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इट कट्स अक्रॉस सब्जेक्ट मैटर लाइंस, यानी कि सब्जेक्ट मैटर के बियॉन्ड जाके आप पढ़ा रहे हो, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम में जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको रिलेट करके पढ़ा रहे हो और एक मीनिंगफुल एसोसिएशन पे पहुंच रहे हो, और ये लर्निंग और टीचिंग को एक होलिस्टिक तरीके से और रिफ्लेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड को भी। सो इंटरैक्टिव है, बियॉन्ड क्लासेस या बियॉन्ड टेक्स्ट बुक आप जाके पढ़ा रहे हैं। ओके सो इंटीग्रेटेड स्टडी जिसमें बच्चा ज्यादा ब्रॉडली एक्सप्लोर कर पा रहा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट तक लिमिट होके नहीं रह रहा है। इन जनरल सारी डेफिनेशन क्या जो है कंपाइल कर रही हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स रहेगा, सोर्सेज दैट गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जा रहे हैं हम इंटीग्रेटेड लर्निंग में। रिलेशनशिप देखोगे आप, जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। थीमेटिक यूनिट्स एज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स, कि आप थीम बेस्ड जो चीजें करवा रहे हो, एम्फेसिस कर रहे हो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, शेड्यूल्स आपके फ्लेक्सिबल हैं, स्टूडेंट ग्रुपिंग आपकी फ्लेक्सिबल है कि किस तरीके से आप ग्रुप में करवा रहे हो चीजें। ओके सो इंटीग्रेटेड करिकुलम इस तरीके से करता है कि वो जो सब्जेक्ट्स और लर्निंग के होता है ना कि कई बार जो बैरियर्स आ जाते हैं, तो वो सारे बैरियर्स जो हैं उनको तोड़ने का काम इंटीग्रेटेड करिकुलम कर रहा है। इसमें हम थीम्स के अराउंड और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करके बच्चे को पढ़ाएंगे, तो वो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश है इसमें। ओके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो विद इन सब्जेक्ट एरिया भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्राडिसिप्लिनरी। बिटवीन सब्जेक्ट एरिया भी हो सकता है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी आ जाएगा, और अगर आप बियॉन्ड सब्जेक्ट एरिया जा रहे हो तो वो ट्रांस डिसिप्लिनरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लाइफ से रिलेट कर रहे हो तो वो ट्रांस में आ जाएगा। अगर आप एक ही सब्जेक्ट में कुछ चीजें रिलेट करके बता रहे हो कि एक यूनिट को दूसरी से रिलेट कर दिया, वो इंट्रा में आ जाएगा। जब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच रिलेट कर रहे हो तो वो मल्टी और इंटर है, उनमें क्या डिफरेंस है मैं अभी बताती हूँ। ओके सो इंट्रा क्या हो गया, इंटीग्रेशन विद इन वन सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है जहां पे नॉलेज और स्किल जो है जो सेम सब्जेक्ट में ही चीजों को कनेक्ट कर रही हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो सेम सब्जेक्ट में पढ़ाई हैं उनको आप रिलेट करके एक दूसरे से कनेक्ट करके बता रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इन चीजों को कंबाइन करके प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, कि परसेंटेज कैसे निकलेगी, डेसिमल में क्या चीजें, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वगैरह वगैरह। ओके या जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो आपने रीडिंग, राइटिंग, ओरल कम्युनिकेशन, इन सबको कंबाइन करके स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट अपना लिया। तो आप कई चीजें कंबाइन कर रहे हो एक ही सब्जेक्ट में। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर में क्या फर्क होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या है, जैसे ये थीम थी, थीम के बेस पे हो ना, वाटर एक थीम है। अब वाटर में मैथ्स में क्या पढ़ोगे आप, वॉल्यूम और फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करना। साइंस में क्या पढ़ोगे, उसी वाटर में से इंप्योरिटीज कैसे रिमूव करनी है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे कि वाटर जो है उसके सोर्सेज क्या क्या है, अंडरग्राउंड सोर्स क्या है वगैरह वगैरह। लैंग्वेज में क्या पढ़ोगे कि पोइट्री, वाटर के अराउंड, वाटर, रेन, रिवर, इनके अराउंड आप क्या पोइट्री है, क्या कंपोजिशन कर सकते हो। फिजिकल साइंस में आप क्या पढ़ोगे कि वाटर बना किससे है, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं H2O। ठीक है, सो वो चीज। हिस्ट्री में हम वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे। सो ये सारे के सारे एक ही थीम के अराउंड कनेक्ट हो गई चीजें। ठीक है, सो इंटरडिसिप्लिनरी में क्या हो गया, सब्जेक्ट एरिया आउटकम रिमेन डिस्टिंक्ट, यानी कि आप हर एक सब्जेक्ट की बात करोगे तो आउटकम डिफरेंट डिफरेंट है, बट कुछ एक मीनिंगफुल लिंकेजेस जो है वो हो सकते हैं यहाँ पे। ओके बट इंटरडिसिप्लिनरी में क्या हो जाएगा कि आपने एक कॉन्सेप्ट लिया, यहाँ पे हम यूजुअली एक थीम ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिया जैसे न्यूमेरेसी स्किल्स। सो अब उस कॉन्सेप्ट के अराउंड मैंने चीजें की। ईवीएस में मैं पॉपुलेशन पढ़ा रही हूँ, साइंस में मैं मोशन पढ़ा रही हूँ, हिस्ट्री में मैं टाइम लाइन पढ़ा रही हूँ, ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्केल्स पढ़ा रही हूँ, और इसमें मैथ्स में मैं नंबरिंग पढ़ा रही हूँ। सो वो सारी की सारी चीजें रिलेटेड किससे हैं, न्यूमेरेसी की स्किल से रिलेटेड। ओके जी, सो ओवरऑल क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्किल्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया और डिसिप्लिन आर कंबाइंड, यानी अलग अलग जगह पे आपने जो चीजें सीखी हैं वहां से कंबाइन होके एक स्किल डेवलप हुई है आपने। ठीक है, तो वो न्यूमरेसी की स्किल आपने, कोर स्किल आपकी स्ट्रेंथन हो गई है। ओके सो वो चीज आपको पता हो, यहाँ पे हम नेचुरल वे में कोई अलग अलग चीजें जो है वो समझा रहे हैं जो हमने बात की।
तो आई होप आपको ये दो चीजें क्लियर हुई होंगी। बात दोनों ही में, मल्टी में भी और इंटर में भी, अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज को कनेक्ट करने की हो रही है। यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी में हम एक स्किल के ऊपर और उसको स्ट्रेंथन करने पे फोकस कर रहे हैं, और जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी है उसमें एक ही थीम को अलग अलग जगह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांस क्या है जी? बियॉन्ड सब्जेक्ट एरिया, ठीक है, जहां पे बच्चे जो है वो डे टू डे लाइफ की, मैंने अगर आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाई है तो अब आप जाके उस कैलकुलेशन को, कि मम्मी ने सब्जी लेने भेजा है, वहां पे आप देखेंगे कि कितने पैसे आपने दिए हैं, कितने आपको मिलेंगे, कितने आपके टोटल हुए हैं सामान के, सो वो चीजें वहां यूज करना इज ट्रांसडिसिप्लिनरी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग जब आप करवा रहे हो तो वो क्या किस में आ जाएगा? ट्रांसडिसिप्लिनरी में आ जाएगा, कि आपने एक प्रोजेक्ट दिया बच्चों को करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसडिसिप्लिनरी किससे रिलेट करता है? ये एक मेन गाइडिंग प्रिंसिपल है किसका? एनसीएफ 2005 का, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो ये चीज हमने पढ़ी है, बियॉन्ड जो है आप स्कूल जाके काम कर रहे हो, और बियॉन्ड आउटसाइड द क्लासरूम जाके आप काम कर रहे हो, तो वो ट्रांसडिसिप्लिनरी से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन जो है वो लर्निंग टीचिंग को ज्यादा मीनिंगफुल, कॉन्टेक्चुअल और रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा, ठीक है। सो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्वियसली आप जो भी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करोगे, चीजें करो, वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप जब करवा रहे हो तो वो ट्रांसडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है जी। देन ये तीन डिफरेंसेस है मेजर मेजर, मल्टी डिसिप्लिनरी में, इंटर डिसिप्लिनरी में और ट्रांस डिसिप्लिनरी में, ओके। ट्रांस में हम रियल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं, इंटर में हम स्किल्स से रिलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मेजरली एक थीम के अराउंड चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ओके। मल्टी डिसिप्लिनरी में जब आप कंसेप्शन ऑफ नॉलेज की बात करोगे तो डिसिप्लिन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप काम कर रहे हो, एक ही सच है बट राइट आंसर है वही, एक राइट आंसर तक पहुंच रहे हो। इंटर में क्या हो गया? अलग अलग राइट आंसर्स भी होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज जो आपने कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। यहाँ पे स्किल के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है, यहाँ पे अलग अलग स्किल्स भी आपकी डेवलप हो सकती हैं, हम बस एक थीम के अराउंड जो है अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, ओके। टीचर का रोल फैसिलिटेटर का, स्पेशलिस्ट का रहेगा, यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि ये दोनों ही मल्टी और इंटर दोनों ही हमने एक ही एम्बिट के अंडर पढ़ी है। बट ट्रांसडिसिप्लिनरी में को प्लानर और को लर्नर का रहेगा, टीचर भी साथ साथ सीखेगा, यहाँ रियल लाइफ नॉलेज है। पर इंटरडिसिप्लिनरी में ब्रिज कर रहे हो आप, जानो, करो और वो चीज अपने अंदर इनकलकेट करो, सो नो, डू और बी। और यहाँ पे क्या है कि वो डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स जो आप फॉलो करते हो वो होंगे। डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? ये मॉडरेट लेवल पे इंटीग्रेट कर रहे हो, ये भी मीडियम पे ही है, और ये आपका पैराडिग्म शिफ्ट है कि अब बिल्कुल अलग लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो आप, ओके, कि आप तो बिल्कुल लाइफ से ही कनेक्ट कर रहे हो चीजों को, ओके। यहाँ पे डिसिप्लिन बेस्ड चल रही हैं चीजें, एक थीम ली, उसके अलग अलग डिसिप्लिन में क्या क्या चीजें आप करोगे। डिसिप्लिन मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट को लेके आप चल सकते हो, ओके, वो अनुशासन वाला डिसिप्लिन नहीं है ये। इंटरडिसिप्लिनरी स्किल या कॉन्सेप्ट पे स्ट्रेस होगा, यहाँ पे भी स्किल्स और कॉन्सेप्ट पे स्ट्रेस होगा, बस यहाँ रियल लाइफ से कनेक्ट करके होंगी चीजें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल। तो आपका देखो ये इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का एडवांटेज पूछा गया था आपके एग्जाम में, दूसरा आपसे एक आईसीटी से जो रिलेटेड क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट एनआईओएस के मटेरियल से थे जो मैंने आपको करवा रखा था, अगर आपने कभी थोड़ी बहुत क्लास देखी होती तो, ओके। बट वो चीजें अब तो सारी की सारी इन क्लासेस में इंक्लूड मैंने कर दी हैं। सो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक और मटेरियल, यानी ऑब्वियस सी बात है अगर आप इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात कर रहे हो तो आपकी टेक्स्ट बुक भी अलग होगी ना, तो यूनिक फीचर रहेगा जिसमें एनकरेजिंग होंगी, जो जो लर्निंग को एनहेंस करेंगी, कई एलिमेंट्स और एक्टिविटीज को जोड़ के, ओके। तो अब देखो टेक्स्ट बुक है तो वो यूज की जा सकती है एक सिलेबस की तरह, क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर दिया है उसको, ओके। सम लर्नर्स नीड अ टेक्स्ट बुक टू फोकस, इसलिए टेक्स्ट बुक की कई बार जरूरत पड़ जाती है। टेक्स्ट बुक एक टाइम रेगुलेटर की तरह भी होता है कि अच्छा ये टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है, ओके, तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। पैटर्न या स्ट्रक्चर इन लर्निंग कैन हेल्प नॉलेज रिटेंशन, बिकॉज आप उस तरीके से वो लर्निंग करवा रहे हो, उस तरीके से आपने वो टेक्स्ट बुक बनाई है कि वो रिटेन कर पाओ, आप चीजें बेटर तरीके से समझ पाओ। टेक्स्ट बुक जो है वो रेडीमेड लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करती है, ऑब्वियस सी बात है। स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर फॉर लेसन्स अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास टेक्स्ट बुक है और टीचर उसी में से करवाएगा, तो वो जितना उनसे पढ़ा जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो हो सकता है कि आपने आज फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है, किसी बच्चे ने थर्ड तक पढ़ लिया ऑलरेडी,
ओके क्लास जो है कई बार बिना टेक्स्ट बुक के अनप्रोफेशनल लगती है बच्चों को, कि आप अगर बुक नहीं बताओगे तो उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ से करवा रहे हैं। ओके इसलिए मैंने आपको जैसे जब एक मैंने भी आपको सोर्सेज बता दिए कि मैंने इग्नू एनआईओएस ये जो ऑथेंटिक चीजें प्लस जो मैं नेट लेवल पे भी चीजें पढ़ाती हूँ वहां से भी टीचिंग को इंक्लूड जहां जहां किया जाता है वो सब मैं इंकलकेट कर रही हूँ यहाँ पे, राइट सो वो एक सोर्स जब आप बता देते हो या एक मान लो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक आपने स्कूल में बता दी तो वो अनप्रोफेशनल नहीं लगेगा कम से कम। ओके टेक्स्ट बुक के बिना अनप्रोफेशनल सा लगता है। वेल डिजाइंड टेक्स्ट बुक्स जो है वो अश्योर करेंगी क्वालिटी लेसन प्लान्स हों और टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इनएक्सपीरियंस्ड टीचर। सो आपसे पूछा गया था कौन कौन से एडवांटेज हैं और उसमें आई थिंक ये वाली एक स्टेटमेंट थी, एक डायरेक्ट अनप्रोफेशनल वाली स्टेटमेंट थी और एक आपकी ये वाली रेडीमेड वाली स्टेटमेंट थी। तो जो एक और स्टेटमेंट थी वो नहीं होती, ऐसा कुछ था जो मैंने आपके फर्स्ट क्लास में करवाया था। ठीक है जी, तो ये एडवांटेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। लिमिटेशंस क्या होंगी? टॉपिक इन द टेक्स्ट बुक में नॉट बी रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग। कई बार हो सकता है कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और जरूरी नहीं होता। टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट आइडियलाइज्ड वर्ल्ड व्यू एंड डिस्टोर्ट द रियल इश्यूज। तो वो एक अच्छा आइडियल व्यू तो वो प्रेजेंट कर देगी टेक्स्ट बुक, बट वो चीजें रियल में है नहीं है। रियल क्योंकि आपने अगर एक बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर पेंट कर दी और रियल लाइफ में वो चीज आप नहीं देख पा रहे हो सोशल लेवल पे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी, वो एक लिमिटेशन है। टेक्स्ट बुक कई बार इंडिविजुअल लर्निंग क्योंकि हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है तो हो सकता है हर एक बच्चे को वो सूट ना करे या किसी बच्चे के लर्निंग स्टाइल से सूट ना करती हो। ठीक है टीचर की क्रिएटिविटी को इनहिबिट करते हैं कि टीचर कुछ और भी पढ़ा सकता था, कुछ और भी कर सकता था, कोई और नया तरीका सोच सकता था, बट अब वो टेक्स्ट बुक तक लिमिट हो गया है, ये लिमिटेशन है। टीचर कई बार अग्री भी नहीं करता जो कंटेंट या स्ट्रक्चर या जो चीजें दे रखी है उस टेक्स्ट बुक में। ओके टीचर शायद उसी टॉपिक को किसी और तरीके से बेटर तरीके से समझाना चाह रहा था और वो अग्री नहीं करता तो अब टीचर को फोर्सफुली वो यूज करना पड़ रहा है। ओके टेक्स्ट बुक में कई बार इनऑथेंटिक लैंग्वेज भी आपको देखने को मिल जाती है, सो वो चीज भी एक लिमिटेशन में आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये एडवांटेज से क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ओवरऑल इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक और मटेरियल का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक जो है वो लोअर ग्रेड्स में यूज की जाती हैं बहुत सारी स्टेट्स में भी, जैसे ईवीएस की आप देखो ईवीएस का जो कोर्स है फर्स्ट और सेकंड में वो इंटीग्रेट किया गया है लैंग्वेज और मैथ्स के साथ ही। जब आप चौथी पांचवी में आते हो तो सोशल साइंस साइंस नहीं होता, ईवीएस ही होती है, उसी के अंदर आपने साइंस और सोशल साइंस को इंटीग्रेट कर दिया है। ओके ईवीएस वाली टेक्स्ट बुक में ही ये बहुत क्लासिक अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है। ओके देन आता है जी कोऑपरेटिव लर्निंग। सो कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव लर्निंग से क्वेश्चन भी आपके आते हैं और कोऑपरेटिव लर्निंग में एक एग्जांपल आप दिमाग में रख सकते हो जो मैंने आपको जिगसॉ मेथड पढ़ाया था। ठीक है कि जिगसो क्लासरूम कैसा दिखेगा या क्या चीजें होंगी। सो वैसा वो एग्जांपल क्लासिक एग्जांपल है वो कोऑपरेटिव लर्निंग का। कोऑपरेटिव लर्निंग में एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल गोल्स होते हैं। एक आप एकेडमिक लेवल पे चीजें अचीव करना चाह रहे हो, आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो तभी आप कोऑपरेट करोगे। देन आप सोशल स्किल डेवलप करना चाह रहे हो क्योंकि आप इकट्ठे मिलके काम करोगे तो सोशल स्किल भी डेवलप होंगे। सो मेजरली ये 3 गोल जो है वो हम लेके चलते हैं। ठीक है जितने भी कोऑपरेटिव लर्निंग के लेसन्स हैं उनमें कुछ एक फीचर्स आपको दिखेंगे, जैसे स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप में काम करेंगे एक एकेडमिक मटेरियल को मास्टर करने के लिए। जिग्सो में अलग अलग जो है वो एक्सपर्ट ग्रुप होम ग्रुप हमने बात की थी ना, और उसके बाद वापस से आके आप एक्सपर्ट मास्टरी हासिल कर रहे हो उस टॉपिक पे। ग्रुप्स जो हैं वो हिट्रोजिनस होंगे जिसमें हाई एवरेज और लो लेवल के सारे अचीवर्स होंगे, सारे बच्चे होंगे। वेन एवर पॉसिबल टीम्स इंक्लूड अ मिक्स जिसमें रेशियल कल्चरल जेंडर अलग अलग होंगे बच्चों के, तो वो डाइवर्सिटी जो है वो उस ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलेगी। रिवॉर्ड सिस्टम्स जो है वो ग्रुप ओरिएंटेड होंगे ना कि इंडिविजुअल ओरिएंटेड। तो आप ग्रुप में बेटर काम करोगे तो आपकी सोशल स्किल ज्यादा डेवलप होंगी, आप कोऑपरेट ज्यादा करोगे, आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आप लोग साथ मिलके जब अच्छा करोगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ना कि आप अकेले अच्छा कर लोगे तो आपको कुछ मिलेगा। ओके 5 बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जी कोऑपरेटिव लर्निंग के, ब्राउन ने और पार्कर ने दिए हैं ये नाम। ये पांचों के पांचों एलिमेंट आप याद रखेंगे। नेट में तो बहुत क्वेश्चन आता है बट कोऑपरेटिव लर्निंग का क्वेश्चन आपके यहाँ भी आ सकता है। ओके पहला कॉन्सेप्ट है या पहला बेसिक एलिमेंट है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी आप एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिवली डिपेंडेंट हो, पॉजिटिवली एक दूसरे से चीजें सीख रहे हो।
ओके, फेस टू फेस इंटरेक्शंस को जो है वो यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने एक क्या बनाया था, होम ग्रुप बनाया था जिसमें 5-6 टॉपिक थे। अब वही टॉपिक जो है वो क्या करेंगे, हमने अलग अलग बच्चों, ये फर्स्ट वाला बाकी दूसरे ग्रुप के फर्स्ट वालों के साथ बैठा और इन सारे फर्स्ट वाले टॉपिक वाले जो बच्चे थे इन्होंने उस टॉपिक पे मास्टरी हासिल की। फिर ये उस टॉपिक के लिए इंडिविजुअली अकाउंटेबल हैं जब अपन एक ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, वहां पे वो उसको समझाएंगे। सो हर एक स्टूडेंट जिसको जो टॉपिक मिला है वो इंडिविजुअली भी अकाउंटेबल होगा। सोशल स्किल्स नेसेसरी हैं, वो यहाँ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव लर्निंग अगर हो रही है तो सोशल स्किल डेवलप होंगी, आपकी लीडरशिप स्किल्स आएंगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आप में आएंगी, ट्रस्ट बिल्ड होगा, कम्युनिकेट कर पाओगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करना है वो स्किल्स आएंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग जब एक ग्रुप में हो गए 5-6 लोग, सो वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो सोशल स्किल्स। देन ग्रुप प्रोसेसिंग, जिसमें हर एक ग्रुप को इफेक्टिवली करने के लिए कैसे उसको बेटर किया जा सकता है, कैसे हमारा ग्रुप आगे बेटर तरीके से चल सकता है, तो वो इंप्रूवमेंट के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप के गोल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ग्रुप की अपने इंडिविजुअल गोल पे फोकस ना करें। ओके, तो वो सक्सेस जो है वो रिलायंट रहेगी हर एक की इंडिविजुअल लर्निंग पे। ऑब्वियसली इंडिविजुअल लर्निंग का फर्क पड़ेगा, लेकिन सारे मिलके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ग्रुप प्रोसेस कैसे करेगा कि इंडिविजुअल जो है जिसने जो टॉपिक जिसके पास आया है या जो टॉपिक लिया है वो उसके लिए अकाउंटेबल है, और सारे मिलके उस एक मेन टास्क के लिए अकाउंटेबल है। ओके, गाइडलाइंस क्या रहेंगी कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए, लिमिट रहेगी साइज 3 से 5 तक का ग्रुप रखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप जो ग्रुप है उसको हेट्रोजीनियसली बनाओ ताकि डाइवर्सिटी उसके अंदर आए। हर एक स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक रोल असाइन किया जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग को आप एक सप्लीमेंटल एक्टिविटी फॉर रिव्यू के लिए या प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को ग्रुप में कैसे वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे या कैसे मास्टर करेंगे मटीरियल को हेल्प के साथ, तो उन चीजों के ऊपर फोकस रहेगा। रूम अरेंजमेंट को आप बेटर तरीके से कंसीडर करोगे, टास्क के मटेरियल को, टाइम फ्रेम को, ये चीजें कोऑपरेटिव लर्निंग में ऑलरेडी जो है वो सेट की जाएंगी। अगर आप ये बेटर करोगे तो कोऑपरेटिव लर्निंग बेटर होगी। ठीक है, ग्रेट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन, सो इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड किया जाएगा, बट मेजरली ग्रुप के ऊपर ज्यादा फोकस है। ओके, कंसीडर प्रोवाइडिंग अ ग्रुप रिवार्ड टू स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। ठीक है, सो ग्रुप रिवार्ड आप देंगे, इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन को आप ग्रेड दे सकते हो, बट रिवार्ड ग्रुप लेवल पे हो रहा है। ओके, ग्रुप कंपोजिशन जो है ताकि कोई बच्चा नीचे ना फील करे, तो वो होता है ना कि बीइंग इन अ स्लो ग्रुप, तो वो कंपोजिशन किस तरीके से है हमारी, हेट्रोजीनियसली है। ओके, फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स टू फंक्शन इफेक्टिवली कोलैबोरेटिव सोशल स्किल्स भी सिखाई जानी जरूरी है। ओके, सो कोलैबोरेशन एक डिफरेंट आ गया, कोलैबोरेटिव अप्रोच या कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग में भी हम फर्क देखेंगे अभी। ओके, कोऑपरेटिव का फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है। सो एकेडमिक अचीवमेंट जो हमने पहली क्लास में पहली लाइन में बात की थी कोऑपरेटिव लर्निंग करते टाइम, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो इक्वली इफेक्टिव है सभी एबिलिटी लेवल्स के लिए। ऐसा नहीं है कि ज्यादा अच्छे बच्चे हैं तो उनके लिए आप कोऑपरेटिव की बजाय कोई और मेथड यूज करो, नहीं, सारे जो एवरेज बच्चा है, हाई लेवल हाई स्कोरर है या लो स्कोरर है, सबके लिए ये इफेक्टिव होगा, सारे एथनिक ग्रुप्स के लिए ये इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इंक्रीज करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है, सोशल स्किल्स डेवलप करती है। ठीक है, सोशल कैटेगरी या फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड बैरियर्स हैं उनको ब्रोक डाउन करती है, तो बहुत सारी चीजें, डाइवर्सिटी को हम यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। ओके, लिमिटेशन क्या रहेगी, कई बार ड्यू टू द फैक्ट कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, सो पॉसिबिलिटी है कि टीचर में बिकम कंफ्यूज्ड एंड लैक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड। सो कई बार हो सकता है टीचर को ही समझना है कि किस तरीके से काम करवाना है। ओके, टीचर जो कोऑपरेटिव लर्निंग का मेथड अप्लाई कर रहा है वो हो सकता है रेजिस्टेंट हो उस चीज के लिए, या होस्टाइल हो फ्रॉम स्टूडेंट्स हु बिलीव कि वो जो है वो होता है ना कि स्लो लर्नर्स को टीम में ले लेंगे या बेटर करवा पाएंगे। ठीक है, तो वो सब सारे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे को इग्नोर हो जाए। सो वो सारी चीजें हैं जो एक टीचर को असमंजस में डाल सकते हैं, बिकॉज टीचर का रोल रहेगा, टीचर ही टास्क असाइन कर रहा है टेक्निकली, और टीचर ही गोल लेके चल रहा है, और वो कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू बच्चे उस गोल को ही पूरा करेंगे। सो टीचर का रोल है, टीचर जो है वो यहाँ पे कई बार असमंजस में आ सकता है, यही मेन लिमिटेशन रहेगी।
ओके ये जो आइडिया है कोलैबोरेटिव लर्निंग का, आप देखेंगे हमने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा था, वहीं पे है कि कोई और आपकी हेल्प कर रहा है जब आपको चाहिए है, या जो काम आप नहीं कर पा रहे हो वहां पे आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये जेडपीडी है जी, जेडपीडी के टाइम पे ही ये आइडिया ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग निकल के आता है। ओके सो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो किसी भी टाइम पे हो सकती है, कितने भी स्टूडेंट्स वहां हो सकते हैं साथ में जो काम कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी को हेल्प कर रहे हो होमवर्क में, वो भी कोलैबोरेटिव हो गई एक तरीके से। कोऑपरेटिव में क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग जब होगी जब बच्चे सेम जगह पे सेम, मतलब होता है जैसे हमने जिग्सो वाला, इसीलिए मैंने आपको बोला था कोऑपरेटिव के लिए आप जिग्सो वाला मेथड ध्यान में रखो, आप बेटर कर पाओगे, ठीक है। तो एक स्मॉल ग्रुप में स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब आप काम करते हो वो कोऑपरेटिव है। ओके कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो क्या कर रही है, क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज कर रही है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट भी देखना है, अचीवमेंट भी देखनी है, क्या चीज हासिल की है। कोलैबोरेटिव में थोड़ा सा क्वालिटेटिव अप्रोच आ जाएगा, जो एनालाइज कर रहा है स्टूडेंट टॉक इन रिस्पॉन्स टू अ प्लेस इन लिटरेचर और प्राइमरी सोर्स इन हिस्ट्री। सो ओवरऑल कोऑपरेटिव लर्निंग में हम प्रोडक्ट पे भी फोकस कर रहे हैं, गोल लेके चल रहे हैं। ओके कोलैबोरेटिव में आप हेल्प कर रहे हो या आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो तो वो क्वालिटेटिव अप्रोच में जाएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग में वंस द टास्क इज सेट विच इज ऑलवेज ओपन एंडेड, तो वहां पे सीखने के चांसेस कंपैरेटिवली और ज्यादा होते हैं, ठीक है। टीचर ने सारी की सारी अथॉरिटी ही ग्रुप पे ट्रांसफर कर दी है, अब ग्रुप का कंबाइंड एफर्ट जो है वो देखा जाएगा, पर जो हर एक बच्चे का एफर्ट है वो देखा जाएगा। बट कोऑपरेटिव में क्या हो रहा है, अथॉरिटी टीचर के पास ही रह रही है, टीचर ने ही सारी की सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की हैं, लास्ट में टीचर डिस्कशन भी करवाएगा, और लास्ट में जब उनको मास्टरी हासिल हो जाएगी एक टॉपिक पे तो वो टीचर का गोल था कि ये चीज सिखानी है। सो टीचर के पास अथॉरिटी यहाँ पे रहेगी। इनसे ये आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है वो बच्चों को एम्पावर करती है, क्योंकि सारा का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे चली गई है। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी टीचर की है, टीचर ने जो एंड डिसाइड किया था उसी एंड गोल तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और एक राइट एक्सेप्टेबल आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, सो कोलैबोरेशन क्या हो गया, कोलैबोरेशन में स्टूडेंट टीचर करिकुलम ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, बच्चा जो है वो प्रॉब्लम सोल्वर है। ओके कोऑपरेशन में बेस्ट मीन मतलब बेस्ट तरीके से हम मास्टरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक में, स्टूडेंट जो है वो इंक्लूडेड तो है बट एंड गोल टीचर के हाथ में ही है। ओके तो कोऑपरेटिव लर्निंग में फोकस ये आपके एनआईओएस में बहुत अच्छे से दे रखा है, यही जो मैंने आपको बताया, फोकस जो है कोऑपरेटिव में टीचर सेंटर्ड है चीजें, क्योंकि टीचर करवा रहा है। ओके इंडिविजुअल अचीवमेंट पे भी फोकस है, बट अल्टीमेटली हम एक मेजर गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट सेंटर्ड आ गई चीजें, और कोलैबोरेशन पे सारों के मिलके क्या कलेक्टिव अचीवमेंट निकल रही है उस पे फोकस है, रोल्स। और इसीलिए तो देखो टीचर यही तो समझ रहा था यहाँ पे कि कोऑपरेटिव लर्निंग के डिसएडवांटेज में हमने क्या किया था लिमिटेशन में, कि टीचर को कंफ्यूजन हो सकता है, कि हो सकता है कोई बच्चा स्लो लर्नर हो, वो शायद हाई अचीवर्स के साथ मिलके ना काम कर पाए या दब के रह जाए, सो वो जितने भी असमंजस की स्थिति है वो टीचर के ऊपर है। ओके तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करोगे तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहेंगे, इम्पोज्ड यूजुअली मोस्टली, ठीक है। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक बच्चे को एक एक काम मिला हुआ होता है, जैसे हमने जिग्सो में किया था। देन यहाँ पे नेगोशिएटेड है चीजें, कि एक पार्टिसिपेंट अगर वो कर रहा है कि भाई मुझे ये वाला टॉपिक या ये चीज ज्यादा अच्छे से आती है तो मैं ये समझा दूंगा, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ ज्यादा आएगा, सबके कॉमन टास्क और कॉमन गोल होंगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स एक बार प्रोवाइड कर दिए, एक कंबाइंड गोल डेफिनेटली यहाँ भी रहेगा। वर्क जो है यहाँ क्लोज्ड असाइनमेंट्स में होगा, प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, स्टैटिक है चीजें, लास्ट में जाके एक एक्सेप्टेबल आंसर तक पहुंचना है। ओके यहाँ पे ओपन असाइनमेंट्स हैं, अनप्रिडिक्टेबल है चीजें, डायनेमिक है कंपैरेटिवली। ओके सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कोलैबोरेटिव के डिफरेंस वो बेनिफिट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली डाइवर्सिटी को ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है एज कंपैरिजन टू कोऑपरेटिव। ओके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी एक्नॉलेज कर रहा है, इंटरपर्सनल डेवलपमेंट भी यहाँ बेटर हो रहा है, एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है पर्सनल फीडबैक के लिए। ओके देन एक कॉन्सेप्ट आता है सिचुएटेड लर्निंग का। सिचुएटेड लर्निंग में क्या हो रहा है कि आप ना सोशल लेवल को भी इंक्लूड कर रहे हो,
ओके, सो मेजरली सिचुएटेड लर्निंग का जो मेथड है जिसमें जो लर्निंग होगी वो सर्कमस्टेंसेस में होगी, कि अगर आपने गाड़ी ठीक करना सीखना है तो आप गैराज में जाके सीखना शुरू कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो वो स्किल जो डेवलप हो रही है वहां पे सोसाइटी का भी एक रोल है, तो वो सिचुएटेड लर्निंग मतलब उस सिचुएशन में आपको वो लर्निंग पर्टिकुलर मिलेगी। सो ये जीन लेवे और एंटन वेगनर ने प्रोपाउंड किया इस कॉन्सेप्ट को, एक मॉडल ऑफ लर्निंग को फॉर कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस के नाम पे। ओके, सो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सिचुएटेड लर्निंग जो है वो एक पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी है, और लेविन ने स्टेट किया कि ट्रेनी जो है वो बेटर तरीके से डेवलप कर पाएगा एज अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बाय लेजिटिमेट पेरिफेरल पार्टिसिपेशन, यानी कि LP पी या फिर अप्रेंटिसशिप इन रियल सिचुएशन। जैसे हम बोलते हैं ना आर्टिकलशिप, अप्रेंटिसशिप, ये वर्ड अब तो आपको ध्यान आ रहे होंगे जब आप ये चीजें करते हो। ओके, करते हो मतलब आपने बहुत सारी वेब सीरीज, या जैसे CA वाली एक वेब सीरीज थी उसमें आर्टिकलशिप करते हैं वो, या इंटर्नशिप करते हैं डॉक्टर्स जो हैं। सो वो वर्ड अलग अलग है, बट इसमें मतलब वही है कि आप उस सिचुएशन में जाके काम कर रहे हो, उस रियल लाइफ सिचुएशन। इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में आप जाके वो पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे ये होती है अपनी टीचिंग में जो इंटर्नशिप होती है, मैं टीचिंग पे ही जाती हूँ, आज CA पे नहीं जाते हैं। टीचिंग में जो आपके बीएड के दौरान 1 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की जो इंटर्नशिप होती है वो आपको रियल सिचुएशन में ले जाके सिखाना ही तो है, राइट। सो वो वहां चीज क्या है, वहां पे ये लेजिटिमेट पेरिफेरल पार्टिसिपेशन होगा, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, ओवरऑल आप ये समझने की कोशिश करो कि रियल लाइफ सिचुएटेड लर्निंग मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में जाके आप चीजें बेटर सीख पाओगे। ओके, तो इसके मेजर कंपोनेंट हो गए कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हो, वो कम्युनिटी और आपका पार्टिसिपेशन, ये है LPP। ठीक है, ये आपका जो लेजिटिमेट पेरिफेरल पार्टिसिपेशन जो है, इसका मतलब क्या है कि एक मैकेनिज्म है जिसमें एक्सपर्ट होगा। मान लो हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो टीचर एजुकेटर है वो हो गया, या टीचर हो गया हमारा। नोविस मतलब जो हमारा इंटर्न है, जो हमारा प्यूपिल टीचर है वो हो गया। अब प्यूपिल टीचर को आपने क्लास में ले जाके खड़ा कर दिया, रियल लाइफ क्लासरूम में जहां बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो वहां पे आप करना सीखोगे, धीरे धीरे आप सीखोगे और फिर सेंटर की तरफ मूव करोगे, यानी कि आप नए बंदे से, नोविस से, नवसिखिए से एक्सपर्ट बनने की तरफ आगे जाओगे, और बीच में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ओके, सो ये पूरा का पूरा पेरिफेरी पे हो आप पहले, अब पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाना है आपने, यानी नोविस से एक्सपर्ट की तरफ जाना है। नोविस मतलब जो पेरिफेरी से स्टार्ट कर रहा है, लिमिटेड टास्क है जिसके पास, लेकिन धीरे धीरे एक्सपर्ट जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा है, तो ग्रेजुअली जो स्किल्स और जो नॉलेज उसके पास है वो पास ऑन कर रहा है नोविस में, तो धीरे धीरे करके ये जो नोविस है ये भी एक्सपर्ट बन जाएगा। ओके, सो ये लेजिटिमेट पेरिफेरल पार्टिसिपेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मतलब वही है कि लर्नर जो है वो पहले नया नया नव सीख रहा है, नव सीखिया है, और वो फिर धीरे धीरे एक्सपर्ट बनेगा। ये सारी चीजें एक एक्टिविटी, कम्युनिटी, रिलेशनशिप, सारी चीजें यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हो रही होंगी। तो हमने जो ऊपर बात की ना कि इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, एक तो कॉन्टेंट है, एक कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो, कम्युनिटी है वो जिस कम्युनिटी में आप जा रहे हो, कि आप टीचिंग कम्युनिटी में हो या आप जो है वो कोई कॉर्पोरेट कम्युनिटी में हो, कहाँ कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, और आपका पार्टिसिपेशन। ठीक है जी, तो ये कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस के नाम से ये आइडिया दिया था, और उसके बाद ये LPP वाला कॉन्सेप्ट भी ज्यादा फेमस है। हम ट्रांजिशन करेंगे कहां से, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। ये मॉडल है सिचुएटेड लर्निंग का। सो सिचुएटेड लर्निंग के मॉडल में 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो LPP जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, एक्टिविटी ये चीजें देख रहे हैं। एक है कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस जिसमें आप बिलीफ या बिहेवियर्स जो एक्वायर हुए हैं थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन, यानी आपने वहां जाके सीखा है तो सोसाइटी का इंटरेक्शन का वो जो सोशल लेवल पे कोलैबोरेशन किया है उसके थ्रू आपने वो बिहेवियर और बिलीफ एक्वायर किए हैं। आपने इंटर्नशिप करके सीखा है कि टीचर कैसे पढ़ाता है, कैसे बिहेव करता है, आपको कैसे टीचर बनना है। ओके, और तीसरा है नॉलेज जो है दैट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। इंटर्नशिप वाली ही बात आ गई। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी सिचुएटेड लर्निंग अपने आसपास होती हुई देखते हो। कोई मैकेनिक जो मोटर वर्कशॉप पे काम कर रहा है, किचन में जो कुकिंग हो रही है, या गार्डनिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है गार्डनर के साथ। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये वो सिचुएशन क्रिएट, जो ऑलरेडी सोशल सिचुएशंस हैं वहां पे आप सीख रहे हो चीजें।
ओके एग्जाम्पल्स आप ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सिचुएटेड लर्निंग समझने में हमें हेल्प कर रहे हैं। रियल और वर्चुअल सिचुएशन आपने क्रिएट की है सिचुएटेड लर्निंग के लिए। जैसे अब पायलट जो बनते हैं वो एकदम से तो प्लेन नहीं चलाना सीख सकते ना, हमने तो चलो हम भी डायरेक्ट नहीं भेजते हैं बच्चों को क्लास, जो आपके प्यूपिल टीचर है उसको क्लास में, पहले उनको क्लास में पढ़वा के देखा जाता है वर्चुअल में, साइमुलेटेड टीचिंग करवा के, माइक्रो टीचिंग करवा के, जब हमें लगता है कि हाँ इनको पढ़ाना आ गया है तब हम भेजते हैं। तो वो एक वर्चुअल सिचुएशन हो गई जिसमें साइमुलेटेडली हम एक सिचुएशन, एक वर्चुअल क्लासरूम बना के पढ़वा के देख रहे हैं। ऐसे ही जो पायलट को ट्रेनिंग मिलती है वो पहले वर्चुअल सिचुएशन में ट्रेनिंग मिलेगी, जब लगेगा कि हाँ ये रेडी हो गया है तब उसको एक्चुअल वाला प्लेन दिया जाएगा, राइट। सो वो चीजें हैं, वो सिचुएटेड लर्निंग है आपकी। ओके सो जो भी रिचुअल्स, जो भी बिलीफ, जो भी चीजें आप करते हो वो उस पार्टिसिपेशन के दौरान ही, उस इंटरेक्शन के दौरान ही सीखते हो। तो सोशल सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, सोशल इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, ये चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आप सिचुएटेड लर्निंग टेक्निक की बात करते हो तो। ओके जी। एक सिचुएटेड कॉग्निशन वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब वही है। सिचुएटेड कॉग्निशन में भी हम इस आइडिया के साथ चलते हैं कि जो आपकी जो लर्निंग है वो सोशल और फिजिकल कॉन्सेप्ट में लोकेटेड है, यानी कि आप सोशल लेवल पे इंटरेक्ट करके जब वहां जाके सीखोगे उन चीजों में आपकी लर्निंग इन्वॉल्व है, ना कि आपके सिर्फ माइंड में। तो सिचुएटेड कॉग्निशन क्या है, ये बोलता है कि सोशल और फिजिकल कॉन्सेप्ट में लोकेटेड है थिंकिंग, ना कि इंडिविजुअल के माइंड में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जी सिचुएटेड कॉग्निशन का, जो कि सॉर्ट ऑफ सिचुएटेड लर्निंग से ही रिलेटेड था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। अच्छा, अप्रेंटिसशिप की बात आती है तो एक कोग्निटिव कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप का मॉडल है जी। ठीक है, वो आप एक बार खोल के देखना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला जो है मैं कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप का मॉडल ही आपको बता दूंगी। मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैंने क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड डाल रखे हैं, ये कॉन्सेप्ट में भी आना चाहिए। सो कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप का मॉडल आपको पता होना चाहिए। देन है जी, ये आपके इग्नू वाले ही मटेरियल में था, थियरी और डायमेंशंस लर्निंग आउट ऑफ द स्कूल। ये तो हमने आउट ऑफ सिचुएशन या लर्निंग जो हमें फॉर्मली करवा रहे हैं उनकी बात कर ली कि अच्छा एक्टिव लर्निंग में क्या होगा, इंटीग्रेटेड में क्या होगा, वगैरह वगैरह। एक होता है जी आउट ऑफ स्कूल लर्निंग। सो ये ए बैंक ने, ये जो बुक है लर्निंग इन एंड आउट ऑफ स्कूल, तो जेम्स ए बैंक ने ये बुक लिखी, वहां पे इन्होंने बात की आउट ऑफ स्कूल लर्निंग की, जहां पे ये बोल रहे हैं कि लर्निंग जो है वो सोशियो इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू लोकल कल्चर, कस्टम, पर्सपेक्टिव, वहां पे भी लर्निंग होती है। सिर्फ स्कूल में ही लर्निंग नहीं होती है, वो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में, सोशल बिहेवियर में, एक्टिविटीज में भी इंक्लूडेड होती है। ठीक है, हमें जरूरत है बच्चे की, यानी कि देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड हेल्प टू एवरी चाइल्ड, उसके पर्सनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हर एक इंस्टीट्यूशन में तो बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने मोर नॉलेजेबल अदर वाला कॉन्सेप्ट किया था, लर्निंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी जब लर्नर मोटिवेटेड है, ठीक है, टू यूज देयर लैंग्वेज ऑफ होम या कम्युनिटी या कल्चर। तो आप अपनी ही लैंग्वेज को बोलने में कंफर्टेबल हो, उसमें फील कर रहे हो अच्छी चीज, तो वो और उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप ज्यादा इफेक्टिवली सीख पाओगे। ओके, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं लर्नर्स को आउट ऑफ द स्कूल, बहुत सारी, जैसे कम्युनिटी बेस्ड होमवर्क दिया जा सकता है, होमवर्क क्लब जो है वो बनाया जा सकता है असिस्टेंस के लिए, स्टडी क्लब बनाया जा सकता है, ठीक है, या एक्सपीरियंस्ड काउंसलर या मेंटोर्स जो है जो आउट ऑफ स्कूल आपकी हेल्प करेंगे उनको अपॉइंट किया जा सकता है। रेजिडेंशियल एक्टिविटीज जो है वो करवाई जा सकती हैं कि वहीं पे रह के या एक दो दिन का कैंप लगा के वहां सीखा जाए, या सोशल मीटिंग्स हो सकती हैं अलग अलग कम्युनिटी या ग्रुप वाले लोगों से। ओके, सो ये इन्होंने जो बैंक है, हमने ऊपर भी बात की, देखो जेम्स ए बैंक, तो बैंक कैटोल ने तीन तरीके के, हमने यूजुअली लाइफ लॉन्ग लर्निंग पढ़ा है, ठीक है, सो तीन अलग डायमेंशन यहां मुझे देखने को मिले जो मुझे लगा आपको भी पता होने चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ वाइड लर्निंग और लाइफ डीप लर्निंग। ओके, लाइफ लॉन्ग में क्या है, क्यूरियोसिटी ऑफ लर्नर, लर्निंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स जो यूजफुल है फॉर लाइफ थ्रू सिचुएशन एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन इन रिलेशन टू इट नीडेड लाइफ लॉन्ग, यानी ये आपको जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी लाइफ में। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है कि ये आप क्यूरियस हो वो नई नॉलेज या वो स्किल सीखने के जो आपको ड्यूरिंग द लाइफ जरूरत पड़ेगी।
ओके, लाइफ वाइड लर्निंग क्या हो गया? वो स्किल्स डेवलप करना टू एडजस्ट एंड अकोमोडेट, यानी टाइम प्लेस और सिचुएशन जब आए तो आप एडजस्ट कर पाओ। तो ये थोड़ा ब्रॉड लेवल पे होगी, वाइड, लाइफ वाइड लर्निंग, जिसमें आप एडजस्टमेंट स्किल्स भी सीख रहे हो एक तरीके से। ठीक है, कि क्योंकि एक्सपीरियंस आपके कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं आप हमेशा महलों में रह रहे हो, तो आपको झोपड़ी में रहना भी आना चाहिए। सो वो एडजस्ट और अकोमोडेट आप कर पाओ अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लेस एंड सिचुएशन, वो लाइफ वाइड लर्निंग। लाइफ डीप लर्निंग, ये लर्निंग जो है वो रिलीजन, वैल्यूज, मोरालिटी, ये कंट्रोल करते हैं हमारे फेथ को, बिहेवियर को, बिलोंगिंगनेस को। तो जब चीजें इनसे की जो हमारे डिसीजन मेकिंग में भी फर्दर हेल्प करेंगी। सो जो डीपर लेवल वाली लर्निंग है, जहां पे रिलीजन, वैल्यू, मोरालिटी, इनका रोल आ जाता है, वो लाइफ डीप लर्निंग में चला जाएगा। सो एटलीस्ट आपको पता हो कि ऐसे कोई वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो आपने सुना हुआ है, लाइफ वाइड लर्निंग और लाइफ डीप लर्निंग का भी आपको आइडिया हो। ओके जी, सो ये ओवरऑल बात हो गई। आप कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप जो है वो मॉडल एक बार खोल के देखिएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से शुरुआत करेंगे और बाकी फर्दर जो है वो चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, हमने कुछ नया सीखा हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट क्लास।